हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। और ईश्वर करे आप खूब मन से पढ़ते भी रहें और वो आपको बहुत 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 हिम्मत दे कि आपने जो लक्ष्य तय किया है आप उस लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त करें। तो उनके सानिध्य में रह करके अच्छे से मेहनत करते चले। अच्छा, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ मुझे काम पड़ गया था, इसलिए कल वीडियो में डाल नहीं पाया। वो आ जाएगा। आज जो हमें कवर करना है उत्तर वैदिक काल का पूरा प्रशासन आज हम ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और कल जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी आर्थिक व्यवस्था पर। आज मैं उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों की प्रशासनिक इकाइयाँ आपको क्लियर कर दूंगा। जो मैंने उस दिन स्टार्ट किया था आज वो पूरा फिनिश हो जाएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। अब उससे पहले जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है, डेली हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस, तो उनको डिस्कस करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है 2013 में, है ना, रेलवे 2013, और ये RAS में भी पूछा हुआ है 2013 में। तो सिंपल जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं ना उसमें पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इनको रख लिया। जो PCS में वन लाइनर में पूछे हुए हैं, PCS के अंदर वन लाइनर में पूछे हुए हैं उन्हें भी मैंने रख दिया है। रेलवे में पूछे रखे हैं उन्हें भी रख दिया है। SSC में पूछे हुए उन्हें भी रख दिया है। जो प्रीवियस ईयर आए हैं उन्हें तो रखा ही है, और उसके साथ में जो बन सकते हैं उनके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें। क्वेश्चन है बच्चों, अरे यार ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। पूरा नहीं लिखा मैंने, इतना लिख दिया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो ये है सूची 1 और ये है सूची 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2, ठीक है। अब जरा समझो, तो 1 में दिया उसने वेद सारे आपको, तो यहां पर है ऋग्वेद A, ऋग्वेद B, सामवेद C, अथर्ववेद और D, यजुर्वेद। ये 4 वेद दिए। एक तरफ दिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और एक तरफ दिए हैं फर्स्ट गोपथ, सेकंड दिया है सतपथ, और थर्ड दिया है ऐत्रेय, और फोर्थ दिया है पंचविश। ठीक है। ऑप्शन इसके अलग दिए हुए हैं, है ना। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ नीचे, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार, सब बच्चों को दिख रहा है क्या? देखना भाई जरा, कैमरामैन देखना एक बार, ठीक दिख रहा है बच्चों को ये यहाँ तक का? ठीक है। इसके नीचे इसके ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए का फोर्थ, कॉमा बी का सेकंड, कॉमा सी का थर्ड, और डी का फर्स्ट। ठीक है। ऐसे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में ए का सेकंड, कॉमा बी का फोर्थ, कॉमा सी का थर्ड, कॉमा और डी का फर्स्ट। ऐसे सी ऑप्शन है, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड।
सेकंड। और लास्ट ऑप्शन डी है, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। अब ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया, आप लोग यहाँ ढूंढोगे, बिल्कुल नहीं करना भाई। अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ी हुई हैं चीज़ें, अच्छे ढंग से पढ़ी हुई हैं, तो आप सीधा ये देखेंगे भाई कि हमें तो ये सारे पढ़ा रखे थे, आप यहीं से मैच करो। तो ए का थर्ड, ऐत्रेय ब्राह्मण पढ़ाया था नहीं पढ़ा था? आप पहले देखो ए का थर्ड कहाँ कहाँ पर है भाई। ए का थर्ड तो एक ही में दिया है, इसका मतलब है ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, यही सही होगा। तो मैच कर लो, सारे के सारे सही हो जाएंगे। ए का थर्ड ऋग्वेद, सामवेद बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ बिल्कुल ठीक है। सामवेद का ही क्या था आपका पंचविश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद का एक ही उपवेद था, मैंने बताया था कौन सा आपका, सी फर्स्ट यानी कि गोपथ, याद करें हैं। और यजुर्वेद सतपथ, यजुर्वेद सतपथ। तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन नहीं जाना बच्चों। आप ये देखो यार इसमें से हमें किसका याद है, जिसका याद है उसका टिक करो, पहले ऑप्शन ढूंढ लो। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि तीसरा तीसरा यहाँ भी, तीसरा यहाँ भी, तीसरा यहाँ भी, तो वहां पर कंफ्यूज होता है। इसलिए इतना अच्छे से रिवीजन करो कि क्वेश्चन अगर ऐसा ही इजी क्वेश्चन में आते हैं, ये अगर इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बाहर होते हैं हम पेपर से। टफ क्वेश्चन तो भाई सबके लिए ही टफ है, इजी क्वेश्चन अगर आपने गलत करा तो बाहर हो जाओगे। तो ये इजी क्वेश्चन में आते हैं तो एकदम से ऐसे करके जाएं। तो ये मैंने सारे लिखवा रखे हैं आप लोगों को और इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो ये क्या थे इसके ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था ऐत्रेय, सामवेद का था पंचविश, अथर्ववेद का था गोपथ और यजुर्वेद का था शतपथ। तो ये सारे मैंने आपको करा रखे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के नाम से की जाती है? क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान वर्तमान में किस नदी से की जाती है? वैदिक नदी अस्कनी की पहचान वर्तमान में किस नदी से की जाती है, ये क्वेश्चन थे। और ऑप्शन है इसके ये, ए ब्यास, बी रावी, सी चेनाब और डी झेलम। मेरे हिसाब से आपने एकदम इसे कर दिया होगा, तो अच्छे से पढ़ा रखा है। तो जो वैदिक नदी अस्कनी है, इस अस्कनी को वैदिक में आज किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही है, चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अस्कनी को क्या कहते हैं? चेनाब कहते हैं। तो ये आंसर आपने पक्का ठीक से लगा दिया होगा। अच्छा, इसके साथ में ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। अभी जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो सारे भी पढ़ेंगे। लगभग मैंने आपको अभी तक 7-8 क्वेश्चन करा दिए गए होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा था 2010 में, अस्कनी की पहचान चिनाब नदी से। मैंने आपको सारी नदियों के नाम पुराने नए सब लिखवा रखे हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ के रखना। अगर उसने ये पूछा है तो फिर वो रावी और बाकी नदियों के नाम भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने वो सारे लिखवाए हैं। तो अच्छे से याद करके रखना सारी चीज़ों को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आज आपको एक करंट का डाल के दे रहा हूँ। अब मैं कोशिश करा करूँगा कि डेली मैं कोई अच्छा क्वेश्चन करंट का भी आपके साथ आपके सामने शेयर करूँ, ठीक है। तो करंट का जो एक क्वेश्चन है वो हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन ये है कि एक बाघ अभ्यारण्य है ना। हाँ, तो 58वां बाघ अभ्यारण्य किसको घोषित किया गया है? आपका क्वेश्चन है ये। हाल ही में 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया है? इसके मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, आपसे ऑप्शन तो देते कम से कम। तो क्या ऑप्शन जब हम पढ़ाते हैं, क्या तुम्हें हम ऑप्शन के साथ पढ़ाते हैं? दूंगा मैं, कल से मैं ऑप्शन दे दिया करूंगा,
पर फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, आप सर्च करें कि 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है। उस 58 के साथ आपको 56, 57 ये भी समझ के रखना पड़ेगा। जब आप 58 देखेंगे तो 56, 57 भी देख लें, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कल मैं इस क्वेश्चन की डिटेलिंग भी कर दूंगा आपको, थोड़ी सी टाइम के अनुसार इसकी डिटेलिंग भी कर दूंगा और इसका आंसर भी करूंगा। तो ये हमारा एक करंट क्वेश्चन हो गया। तो अगर पेपर में आया तो आप पक्का इसे करके आएंगे। फिलहाल के लिए आपको दिया जा रहा है, आप इसे कल मुझे बताएंगे कि हाल ही में 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी आगे की। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक का। चले अब आज बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रशासन के अंत की। तो आज हम क्या कर रहे हैं, प्रशासन का अंत कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल के। प्रशासन का अंत, मैंने लिख भी अंत ही दिया कि आज हमारी पूरी क्लास हो जाएगी उत्तर वैदिक काल के प्रशासन की। तो एक तरफ आप लोग इसे इस तरीके से कंपेयर करके चलना, एक तरफ डाल देना ऋग्वैदिक काल का प्रशासन और एक तरफ डाल देना उत्तर वैदिक काल का, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो गई, काल का प्रशासन। ऋग्वैदिक काल का प्रशासन और उत्तर वैदिक काल का प्रशासन ऐसे डाल देंगे। ठीक है, अब जरा समझेंगे। ऋग्वैदिक काल के प्रशासन में जो हमें सबसे पहले देखना है वो क्या देखना है, राजा, यानी कि यहाँ का राजा कैसा था, ऋग्वैद का राजा। तो पहला पॉइंट आया राजा, और यहाँ भी लिख दें राजा। अब समझे ध्यान से, मैंने कहा था कि राजनीतिक विस्तार के हमने दो भाग बांट रखे हैं, एक प्रशासनिक वाला और एक राजनीतिक वाला। एक में राजनीतिक विस्तार आ गया था, कहाँ से कहाँ तक फैले थे, तो ऋग्वैदिक फैले थे सप्त सिंधु प्रदेश में, और ये फैले थे गंगा यमुना दोआब में। बहुत अच्छे से रट गया होगा ये वाली चीज़ें। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट, राजनीतिक स्थिति में हमें देखना सेना कैसी थी, कर कैसा था, व्यापार कैसा था, राजा की स्थिति क्या थी, कैसे कैसे लोग रहते थे, ये देखनी है। तो अब हम इन्होंने देखा है प्रशासनिक भाग के अंदर, प्रशासनिक भाग में राजनीतिक विस्तार के प्रशासनिक भाग में हमें देखना है राजा कैसा था, सेना कैसी थी, कर कैसा था, व्यापार कैसा, नहीं प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो राजा कैसा था, ऋग्वेद में जो राजा था, राजा को कहा जाता था जनस्य गोपा, क्योंकि जनस्य गोपा, ध्यान रखना, जनस्य गोपा। ऋग्वेद में राजा कहा जाता है जनस्य, जा ना है बच्चों, ये ना ठीक कर लेंगे, जनस्य गोपा। जनस्य गोपा क्यों, जो राजा होता था वो जन सामान्य का मुखिया होता था। जनस्य गोपा का मतलब जन सामान्य का मुखिया। अब जरा समझो, जब समाज कबीलाई था और लोग यायावर जीवन जीते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं, ऐसे अर्ध घुमक्कड़ी जीवन जीते थे, तो राजा भी मिलजुल के ही लोगों के साथ रहता था, उन्हीं कबीलों में रहता था, इसलिए राजा एक जन सामान्य का मुखिया माना जाता था। तो एक सामान्य स्थिति, राजा की भी कोई बड़ी स्थिति नहीं थी, इसलिए राजा को कहा गया भाई जनस्य गोपा कि आप भी हमारे जैसे ही हैं। बस उसका मुखिया का पद थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन था वो आम लोग जैसे ही। समझ में आया? दैट मीन्स उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही खाना, इस तरीके से वहाँ पे काम चलता था। क्लियर हो रही है बातें? तो राजा को कहा जाता था जनस्य गोपा, पहला पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो राजा यहाँ पर आया उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो कबीलाई व्यवस्था थी, है ना, वो कबीलाई व्यवस्था, जो जनजातीय व्यवस्था थी, उसमें विघटन शुरू हुआ। जब उसमें विघटन शुरू हुआ तो उससे राजा की स्थिति मजबूत हुई। जैसे विघटन शुरू हुआ तो राजा की स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि लोग वो जो स्थायी जीवन नहीं जी रहे थे, पहले परमानेंट स्थायी जीवन नहीं जीते ढंग से, तो उन लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया। यानी कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल पे आते हैं तो जनजातीय व्यवस्था जो थी, ऋग्वैदिक में कैसी थी, जनजातीय व्यवस्था, कबीलाई व्यवस्था बोल दे, जनजातीय व्यवस्था बोल दे, तो उसका विघटन हुआ। विघटन कहने का मतलब उसमें चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, उन्होंने अपने रहने सहने का तरीका चेंज किया। तो ये जो चेंजेस हुआ, इस चेंजेस के साथ ही राजा की उपाधि भी चेंज होगी। जहां राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था, अब राजा को कहा जा रहा है सर्वभूपति या एकराट। एकराट समझे? पेपर में आया क्वेश्चन कि जनस्य गोपा कहाँ कहा जाता था, तो ऋग्वेद में, और एकराट और सर्वभूपति कहाँ कहा जाता था, तो उत्तर वेद में। क्लियर हुआ? वहां पे क्या था, जनजातीय पद्धति,
और यहाँ पे क्या है, उस जनजातीय पद्धति में और ज़्यादा सुधार, यानी उसका विघटन। समझ में आया? 1 मिनट रुक जाएंगे बस, मैं एक चीज़ कवर कर दूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो जो जनजातीय पद्धति यहाँ पर थी, जब उस जनजातीय पद्धति में विघटन शुरू हुआ तो लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट अच्छे समझ में आ गया? एक बार फिर क्लियर कर दूं। यहाँ पर जनजातीय जीवन के हिसाब से लोग चल रहे थे। यहाँ जनजातीय जीवन में जब विघटन शुरू हुआ तो लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया। यहाँ पे कोई स्थायी जीवन नहीं था। स्थायी जीवन जाने का मतलब है अर्ध घुमक्कड़ी, थोड़ा बहुत समय रुकते थे फिर चले जाते थे, फिर रुकते थे फिर चले जाते थे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार उन्होंने सेटल होना शुरू हुआ। ठीक है, उसी की चीज मैं अभी बताऊंगा कर के साथ। सेकंड पॉइंट देखो, कर प्रणाली। तो ऋग्वेद में जो कर प्रणाली थी, कर प्रणाली, अब जरा समझो, जब लोग स्थायी जीवन ही नहीं जी रहे हैं, जब स्थायी जीवन ही नहीं जी रहे तो भैया टैक्स कैसे देंगे? इसलिए यहाँ पे कोई कर प्रणाली नहीं थी, क्योंकि जब स्थायी जीवन नहीं तो कोई कमाई का साधन भी स्थायी नहीं, कृषि जैसी चीजें भी स्थायी नहीं। जब ये चीजें स्थायी नहीं तो भाई टैक्स किस बात का? तो टैक्स भी कोई नहीं था। बस एक प्रकार के टैक्स की चर्चा मिलती है, वो था बलि। याद रखेंगे, मैंने बहुत बार जिक्र कर दिया इसका, बलि। और ये जो बलि नाम का टैक्स था वो स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। कैसे? स्वेच्छा से। अब आया कि बलि नाम का कर स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। वैदिक सभ्यता किस भाग में? तो ऋग्वैदिक काल में। क्लियर? अब यहाँ आ जाओ सेकंड पे। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, कर प्रणाली, बलि जो स्वेच्छा से दिया जाता था। कर प्रणाली कोई खास नहीं थी, क्रॉस लगा देंगे। और एक करता सिर्फ बलि जो स्वेच्छा से दिया जाता था। इसे लिख लेंगे नोट करके। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, यहाँ पर कर प्रणाली में सुधार। अब बहुत ध्यान समझना, कर प्रणाली में सुधार, कर प्रणाली में सुधार। और बलि को अनिवार्य कर दिया गया। बलि को अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ? जनजातीय व्यवस्था। यहाँ जनजातीय व्यवस्था में विघटन यानी कि और सुधार। जब जनजातीय व्यवस्था में सुधार तो यहाँ स्थायी जीवन नहीं, यहाँ स्थायी जीवन। जब स्थायी जीवन करना शुरू करा तो कृषि करनी शुरू करी। जब कृषि करनी शुरू करी तो कृषि से लाभ होने शुरू हुए। जब उस लाभ आया तो उस लाभ का प्रॉफिट राजा भी लेगा, इसलिए कर को फिक्स करना शुरू किया। तो कर में सुधार और बलि को अनिवार्य कर दिया गया कि अब दोगे ही दोगे। ठीक है, साथ में एक कर और लगा दिया, भाग और शुल्क। भाग क्या होता था? जो भूमि का कुल उत्पादन होता था उसका कुछ भाग राजा लेता था। और इसी प्रकार शुल्क भी था। शुल्क किसी न किसी चीज पर शुल्क लगा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कर प्रणाली में सुधार हुआ। अब कंपेयर करो भाई, वहाँ जनजातीय जीवन, स्थायी जीवन नहीं, अर्ध घुमक्कड़ी जीवन जी रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर स्थायी जीवन शुरू हुआ, कृषि करनी शुरू हुई, अधिशेष आना शुरू हुआ। अधिशेष यानी कि सरप्लस आना शुरू हुआ, एक्स्ट्रा चीजें आनी शुरू हुई, तो राजा को कर देना भी स्टार्ट करा, कर देना शुरू किया गया। उस कर में बलि अनिवार्य कर दिया गया और भाग और शुल्क जैसी चीजों को और ऐड कर दिया गया। तो जैसे जैसे अब आप देखो, आज भी तो कितने सारे टैक्स देते हो, तो आज जितना सुधार उतनी ज्यादा टैक्स, जैसे जैसे सुधार वैसे वैसे टैक्स। समझ में आ रही है बातें? तीसरा नंबर मेरे हिसाब से दोनों क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कर नहीं, यहाँ पर कर था, भाग और शुल्क तीनों कंपेयर होती चल रही होंगी। अब आगे जाके बात करते हैं किसकी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, तो यहाँ पर जब कर नहीं था तो आमदनी का साधन क्या होता था? ऋग्वैदिक काल में आमदनी का साधन था लूट, यानी युद्ध में की गई जो लूट होती थी उसी से जो चीज आती थी उसी को वो आपस में बांट लेते थे। और राजा का जो शेयर होता था वो ज्यादा होता था। इस चीज में राजा का शेयर क्या रखते थे? ज्यादा रखते थे। तो जो युद्ध से लूटा गया माल होता था उसी को आपस में बांटकर आमदनी का मुख्य सोर्स वही था। उसी को युद्ध का मतलब, युद्ध में जो लूटा गया भाग था, लूटा गया धन वगैरह होता था, लूटा गया अनाज वगैरह होता था, उसी से वो क्या कर लेते थे? आपस में उसको बांट लेते थे। तो युद्ध में लूटे गए सामान को आपस में बांट लेते थे, वही था इनका सोर्स आमदनी का। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अधिकारी सीमित, यहां पर क्या आएंगे? अधिकारी सीमित। अधिकारी सीमित, अधिकारी सीमित कहने का मतलब है यहाँ पर ना अधिकारी सीमित थे। अब अधिकारी सीमित क्या समझ रहा, समझो। जब भाई अधिकारी अगर किसी को रखने हैं तो उसे सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रूप में दो, चाहे तो आप उसको पैसे के रूप में दो, चाहे वो अनाज के रूप में दो, किसी भी रूप में दो, सैलरी तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अधिकारी सीमित इसलिए थे क्योंकि सैलरी देने के लिए होती नहीं थी। सैलरी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि कर नहीं था।
कर क्यों नहीं था? क्योंकि स्थायी जीवन नहीं जी रहे थे और कृषि भी नहीं थी। कृषि थी पर गौण रूप में थी, मतलब टेम्परेरी रूप में, गौण रूप में कृषि थी, ऐसी कोई परमानेंट कृषि नहीं थी। तो जब कृषि परमानेंट नहीं, स्थायी जीवन नहीं, कर नहीं, तो फिर अधिकारी कैसे? तो कोई भी अधिकारी ज़्यादा नहीं दिखता था, बस सीमित अधिकारी थे। उन सीमित अधिकारियों में नाम आते हैं, एक आता है युवराज, एक आता है महिषी, रानी को कहते थे महिषी, और एक होता था पुरोहित। पुरोहित है ना, पुरोहित। तो जो बड़ा व्यक्ति होता था समुदाय में, पुरोहित ऐसे बोल सकते हैं। या अभी आगे जैसे आप देखेंगे तो पूजा कराने वाले को भी पुरोहित कह देते हैं, इस तरीके से। तो युवराज, महिषी और पुरोहित ऐसे सीमित अधिकारी यहाँ पर आपको दिखते थे। एक और वर्ड यूज होता है सेनानी, जो सेना की देख रेख करता था, सेनानी। ठीक है। अच्छा, जो सेना होती थी ऋग्वेद में, कोई स्थायी सेना नहीं थी। क्यों स्थायी सेना नहीं थी? कि भाई स्थायी सेना रखने के लिए तो खर्चा करना पड़ता है, और खर्चा उस समय था नहीं, मतलब पैसा उस समय था नहीं, तो स्थायी सेना नहीं थी। बस सेना अगर है तो कबीले के लोगों से ही सेना जैसा काम करा लिया जाता था, तो कोई स्थायी सेना नहीं थी यहाँ पर। तो ये अधिकारी अगर पूछे जाए कि युवराज, महिषी, पुरोहित, सेनानी, तो आप बताएंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में आओ। यहाँ पर जो अधिकारी थे, यहाँ पे अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। यहाँ पे अधिकारियों की संख्या में वृद्धि, अधिकारी में वृद्धि, मैंने वृद्धि लिखा, पूरा लिखना, अधिकारी की संख्या में वृद्धि हुई। और अधिकारियों की संख्या में जो वृद्धि हुई, इस वृद्धि के अंदर हमने 12 रत्निन को देखा। किसको? 12 रत्निन को देखा बच्चों, 12 रत्निन। ठीक है, 12 रत्निन। इन 12 रत्निन का जिक्र मिलेगा आपको शतपथ ब्राह्मण में, शायद शतपथ ब्राह्मण ही है, हाँ 12 रत्निन का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो 12 रत्निन की बात कही गई कहाँ पे? यहाँ पर। तो अब जरा समझो, एग्जाम में आया 12 रत्निन की बात कहाँ कही है? तो उत्तर वैदिक काल में। और अधिकारी सीमित कहाँ पर कहे गए हैं? तो ऋग्वैदिक काल में। तो तीनों पॉइंट समझ में आए। राजा जनस्य गोपा, राजा सर्वभूपति या एकराट, कर प्रणाली नहीं, कर प्रणाली अनिवार्य, बलि को अनिवार्य कर दिया गया, भाग और शुल्क कर दिया गया, आय का मुख्य साधन लूट का माल। यहाँ पर अधिकारी सीमित, यहाँ पर अधिकारी संख्या में वृद्धि, 12 रत्निन। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अब आपका यहाँ पर एक आता है पॉइंट प्रशासनिक इकाई। इसे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई ये है ऋग्वैदिक काल की, और ये है प्रशासनिक इकाई उत्तर वैदिक काल की। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की जो इकाई थी, है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, याद करो, जो प्रशासन इकाई थी वो थी कुल, यानी जो परिवार था, फिर ग्राम, उसके बाद विश और फिर जन। ये प्रशासन की इकाई थी। अब आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। अच्छा, जो हमने कुल, ग्राम, विश और जन पढ़ा था वो प्रशासन इकाइयाँ थी। कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से विश और विश से जन। ठीक है, ये मैंने आपको सारा पढ़ा रखा था। कुल का मुखिया कहलाता था कुलप, याद करो। ग्राम का ग्रामीणी, विश का विशपति, और जन का आपका जनपति या पुरोहित भी बोल रखा था, या जनपति या जनस्य गोपा भी बोल सकते हैं, पूरा जन। ठीक है। तो कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का ग्रामणी और विश का विशपति, ये मैंने आपको बताई थी। तो ये प्रशासनिक इकाइयाँ थी। प्रशासनिक इकाइयाँ मतलब कि छोटे लेवल की जो इकाइयाँ थी, धीरे धीरे ऐसे बड़ी होती चली गई थी। पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर विश था और फिर जन था। समझ में आया? ये प्रशासनिक इकाइयाँ थी वहाँ की। अब उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई आती है, वहाँ पर एक वर्ड और आ जाता है जनपद। तो ध्यान रखेंगे, जो जनपद प्रशासनिक इकाई है वो उत्तर वैदिक काल की है, ना कि ऋग्वैदिक काल की। अच्छा, इस प्रशासन को बच्चों आप तब अच्छे समझ पाओगे जब मैं आपको धीरे धीरे से बुद्ध काल से आगे लेके चलूँगा, और फिर मैं वहाँ आपको और अच्छे ढंग से प्रशासन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसलिए अभी फिलहाल के लिए इतना समझना, यहाँ तक जन था और यहाँ पर जनपद। ठीक है, यहाँ तक जन था और यहाँ तक जनपद आ गया। तो जनपद प्रशासनिक इकाई जो आई थी वो यहाँ आई थी। और वेट करेंगे मगध तक का। जैसे हम मगध पे आएंगे तो समझ में आएगी हमें कि प्रशासन कैसा रहता है। फिर तो मैं प्रशासन के ऊपर 15 से 20 मिनट लेक्चर दूंगा आपको, तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ स्टॉप करेंगे। अगर यहाँ प्रशासन पे 15-20 मिनट बोल जाऊँगा तो क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो यहाँ पर प्रशासनिक इकाई जनपद, और यहाँ पर कहाँ तक थी? जन थी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक पॉइंट और रह जाता है, लिखा था मैंने, वो 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे बस। जनपद था और ये हो गया था
मैंने ये बता दिया था कुल उत्पादन वाला, हाँ ये बता दिया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, और भी इसमें कुछ, हाँ एक रहा था जनजातीय संस्थाएं बच्चों, एक थी यहाँ पे जनजातीय संस्थाएं, जनजातीय संस्थाएं। जो जनजाति मतलब जनजातीय था, ऋग्वेदिक जो था वो जनजातीय कबीला ही तो था, इधर ऋग्वेद का चल रहा है इधर उत्तर वेद का, तो जनजातीय कबीला था वो। तो जनजातियों में जो संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, वो थी बच्चों सभा, समिति, विदत और गण, है ना, ये सभी थे। तो ये जनजातीय हैं, वहाँ की संस्थाएं थी। अगर पेपर में आए कि ऋग्वेद की जनजातीय संस्थाएं कौन सी थी, तो बताएंगे सभा, समिति, विदत, गण, इस तरीके से थी। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या था, जो जनजातीय संस्थाएं होती हैं इनका विघटन शुरू हो जाता है, मतलब कि विदत और गण तो समाप्ति कर देते हैं, विदत और गण ये तो समाप्त कर देते हैं, और सभा समिति में गिरावट आ जाती है। इसका आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक है। सभा समिति में गिरावट और विदत एवं गण समाप्त, हाँ बिल्कुल, विदत और गण समाप्त कर दी थी, सभा और समिति में गिरावट आ गई थी। मतलब जरा समझे ध्यान से, यहाँ पर जो जनजातीय संस्थाएं थी, अब इसका काम क्या था, सभा में वरिष्ठ लोग बैठते थे, समिति में आम जन लोग होते थे, राजा का चुनाव कर लेते थे, विदत के अंदर लगभग जो सेना जैसी प्रक्रिया होती थी उसको देख लेते थे, है ना। और गण का जिक्र तो हम आगे करेंगे, यहाँ पे हल्का बहुत मिला, आगे मिला गण का जिक्र। गणतंत्र से लिंक होता है गण, एक्चुअल में गण से जो गण है वो गणतंत्र से लिंक होता है। अब आपको लगेगा ये गणतंत्र क्या बता दिया, ये गण क्या बता दिया, फिलहाल के लिए इतना समझो कि ठीक है गण तक पढ़ा, आगे मैं गणतंत्र, प्रशासन, राजतंत्र, इन सब के बारे में बात करूंगा। फिलहाल उत्तर वैदिक काल के लिए आप ध्यान रखना, सभा को याद रखेंगे कि गण तो बहुत बार आएगा ना, उसको वहां जिक्र करेंगे। सभा, समिति और विदत, सभा में वरिष्ठ लोग हो जाते थे, समिति में आम जन लोग हो जाते थे, राजा का चुनाव कर लेते थे, और जो विदत था उसमें लगभग ऐसे बताया था कि जो सेना के लोग होते थे ना उन्हें बता देते थे विदत के अंदर। एक बार एक चीज रुक जाएंगे मैं उसको, हाँ सेना के कार्य से जुड़ा था विदत, विदत किससे जुड़ा था, सेना के कार्य से। तो अब जरा समझो, जब उत्तर वैदिक काल में आए तो उन्हें लगा उत्तर वैदिक काल में कि यार अब इनकी जरूरत ही नहीं है, सभा की क्या जरूरत है, समिति की क्या जरूरत है, राजा को लगता था मैं खुद ही कर लूंगा अपने अकॉर्डिंग। तो सभा और समिति गिरावट, और विदत और गण इसकी जरूरत फील नहीं हुई तो इन्हें खत्म कर दिया। तो विदत और गण को समाप्त करा, और सभा और समिति को लगभग उसकी जो स्थिति थी उसमें गिरावट आ गई। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा खत्म होता है भाग। अब ये देखो, मैंने राजा बताया ऋग्वैदिक का, राजा बताया उत्तर वैदिक का, कर प्रणाली बताई, कर प्रणाली बताई, फिर अधिकारी बताए, अधिकारी बताए, ठीक है। यहाँ पे आय का मुख्य सोर्स क्या था हमारा, लूट का माल, ठीक है। और यहाँ पर कृषि हो चुका था, यहाँ पर कृषि पे वो डिपेंड हो चुके हैं, कृषि करने लगे हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया प्रशासनिक इकाई थी कुल, ग्राम, विश्व, इस तरीके से प्रशासनिक इकाई थी जन, और यहाँ पे प्रशासनिक इकाई में जनपद और आ गया था। यहाँ पर सभा, समिति, विदत, जन सामान्य की सभाएं थी, जनजातीय संस्थाएं थी, और यहाँ पर इनका कोई महत्व नहीं रह गया था। विदत और गण को तो समाप्ति कर दिया था, और सभा और समिति को गिरावट आ गई थी इनकी स्थिति में। अगर अब आपसे क्वेश्चन ये बना बच्चों कि ये क्वेश्चन अगर कैसे बने कि उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई, तो बताएंगे जनपद। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की स्थिति कैसे थी, तो आप बताएंगे उसमें गिरावट आई थी। उत्तर वैदिक काल में विदत और गण कैसे थे, आप बताएंगे समाप्त हो चुके थे। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत ये सब थे। उत्तर वैदिक काल में बल कैसा था, अनिवार्य कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में बलि अनिवार्य कर दिया गया, यानी कर। ऋग्वैदिक काल में कोई अनिवार्य कर नहीं था। ऋग्वैदिक काल में राज्य कैसा था, जनस्य गोपा। उत्तर वैदिक काल में राज्य क्या था, एकराट्य सर्वभूपति। उत्तर वैदिक काल में जो था जनजातीय पद्धति में विघटन शुरू हुआ, और जीवन की पद्धति में सुधार आना स्टार्ट हुआ, और स्थायी जीवन जीना शुरू किया। जबकि ऋग्वैदिक काल में स्थायी जीवन नहीं जीते थे, यायावर जीवन जीते थे। तो इस तरीके से जब आपने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक पूरा पढ़ लिया, तो अब जब मैं आगे लेकर चलूंगा आप लोगों को, तो मेरे हिसाब से वो भी समझ में आएगा। तो ऋग्वेद और उत्तरवेद पूरा किया है हमारा प्रशासन के साथ, ऋग्वेद तो पूरा हो ही चुका है। उसके साथ ऋग्वेद को उत्तरवेद के साथ इसलिए बताना पड़ा कि कम से कम आप कंपेयर तो कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को उत्तर वैदिक का क्या पढ़ाऊंगा, आर्थिक स्थिति। इसी के साथ ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति की जो कुछ बातें थी उनको भी यहाँ डिस्कस करूंगा, और उत्तरवेद को भी यहाँ डिस्कस करूंगा पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा। पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत में कमी मत छोड़िए। और जैसे हमने शुरुआत की है 2 क्वेश्चन नए की और 1 क्वेश्चन करंट की, तो जैसे जैसे चीज़ें और चेंजेस होंगी तो आपको बदलाव मिलता रहेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।